हेलो everyone, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में अर्थात कि लेक्चर नंबर 3 में हम चर्चा करेंगे आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष की। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम कर्नाटक में हुए तीनों युद्धों पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ में हम इस पूरे संघर्ष के दौरान इस कर्नाटक में हुए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में जो संघर्ष हुआ है, इस संघर्ष के दौरान अंग्रेज सफल क्यों हुए और फ्रांसीसी असफल क्यों हुए, इसके कारणों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का बेहतरीन सेशन। और चूंकि दोस्तों एक ही क्लास में हम तीनों युद्धों पर अर्थात कि कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में जो 3 युद्ध हुए हैं, उन तीनों युद्ध के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कारण से संभवतः सेशन थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, अगर कुछ ज्यादा ही अगर इस सेशन ने अपनी सीमा पार करने का प्रयास किया तो हम इसको 2 सेशन में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है ना? अलग 2 पार्ट में इसको कर देंगे, जिससे कि आपको ज्यादा आप बोर भी ना हो, ज्यादा लंबा सेशन भी ना हो। ठीक है ना? क्योंकि इतिहास से थोड़ा समय ये मांगता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और सेशन को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक इस लोधारी क्लासेस वाले इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ही हमारे और भी सेशन अभी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। जैसे कि बीए फर्स्ट ईयर को देखें दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास को लेकर के लगभग सेशन, काफी सारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ में सेकेंड ईयर में भी दोस्तों सेम कंडीशन है। राजनीति विज्ञान है ना, इतिहास और अर्थशास्त्र सेशन कंप्लीट है। और वहीं पर थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में भी दोस्तों अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें से राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस वाला जो पार्ट है बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों में ही पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। बाकी के सेशन जो कंप्लीट नहीं हुए हैं एज इट इज कंटिन्यू चल रहे हैं दोस्तों, बहुत जल्दी इनको कवर कर लिया जाएगा। ये सारे सेशन आपको यूट्यूब पर ही अवेलेबल है आप लोगों के लिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको तो आसानी से सभी सेशन देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेशन हमने इस सीरीज को अभी अभी कंटिन्यू किया है। तो इसी कारण से भी जो है फर्स्ट यूनिट है दोस्तों, फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के विभिन्न स्रोतों पर हमने चर्चा की थी। इसी के साथ हमने देखा था कि यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश किस प्रकार से भारत में होता है ना, तो उस पर भी हमने पूरे विस्तार से चर्चा की थी इससे जस्ट पहले वाले सेशन में, लेक्चर में। उसी प्रकार से इसी क्रम को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष पर। उसी प्रकार से आगे के सेशन भी कंटिन्यू इसी प्रकार से चलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन दोस्तों। तो पढ़ना क्या क्या है हमको, आज मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को। विशेष रूप से दोस्तों हम कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम अंग्रेज और कर्नाटक के प्रथम युद्ध पर चर्चा करेंगे, उसके बाद दूसरे युद्ध पर, फिर तीसरे युद्ध पर, और अंतिम रूप से दोस्तों हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेज सफल इस युद्ध में क्यों हुए थे, है ना। तो अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण रहे हैं, वो सिर्फ युद्ध में, इस युद्ध के बारे में सामान्य चर्चा ही नहीं, साथ साथ युद्ध के साथ में युद्ध के कारण देखेंगे, युद्ध के विशेष घटनाओं को देखेंगे। वो यही कारण और घटनाएं द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध दोनों में एज इट इज की समान रहेगी। क्लियर है? तो ये पूरा चार्ट है हमारे आज का सेशन का। आज हमें ये सब कुछ डिस्कस करना है, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। संभवतः हो सकता है कि सेशन थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा आगे चला जाए। मेरे प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पूरा जो हमारा आज की पूरी कहानी है ना, ये पूरी कहानी पूरी सिमट करके इस पेज में आकर के समाहित हो चुकी है। इसमें पूरा वर्णन दिया गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय और तृतीय तीनों को एक टेबल में इस प्रकार से अरेंज करने का प्रयास किया गया है, जिसमें संभवतः सभी फैक्ट इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है ना। ये अभी अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है, पहले हम इसको पूरे विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। उसके बाद जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो जब आप ये पेज को रिवाइज करेंगे तो अपने आप सारी कहानी आपको यहीं पर समझ आ जाएगी, अर्थात कि एक पेज आपके रिवीजन के लिए पर्याप्त है। पूरा सेशन का रिवीजन आपको इस स्लाइड पर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, अब चूंकि इतिहास का सेशन है तो कोई डाउट तो यहां पर बचना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि इतिहास हमें पढ़ना है एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में हमें पूरा इतिहास समझना है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध की। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ना आपको एक विशेष बात याद रखना है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1746 से 1748 के मध्य, अर्थात कि ये युद्ध 2 साल चला था, है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। चलिए इस युद्ध के सबसे पहले हम कारण जानने का प्रयास करते हैं। कारण को भी 2 परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इसकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। देखिए इससे पहले वाले सेशन में आपने भली भांति से ये समझा था कि विभिन्न प्रकार जो यूरोपीय देश थे, अर्थात कि जो विभिन्न यूरोपीय, जैसे उसमें अंग्रेज भी आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके आते हैं, फ्रांसीसी भी आते हैं, डच भी आते हैं, है ना, पुर्तगाली भी आते हैं। तो यूरोप के कई देशों के जो व्यापारी थे वो भारत में आ चुके थे व्यापार करने के लिए। तो अब ये संभव था कि उन यूरोपियों का भारत में, चूंकि भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे थे, तो भारत में भी उनका आपस में टकराना संभव था। और वही यहां पर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि देखिए कि अंग्रेज भी व्यापार करने के लिए आए थे, वहीं फ्रांसीसी भी व्यापार करने के लिए ही आए थे। लेकिन भारत की परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और वो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इसी बात का रिपीटेशन जो है ना फ्रांसीसियों ने भी किया। जब ये कहानी फ्रांसीसियों के सामने आई और फ्रांसीसियों ने देखा कि हम भी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करके यहाँ की राजनीति का लाभ उठा सकते हैं, तो उन्होंने भी ये प्रयास किया। अब चूंकि अंग्रेज इनसे पहले से ये प्रयास कर रहे थे, तो फ्रांसीसी भी उसी फील्ड में आ रहे थे, तो इस कारण से फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में भिड़ गए, आपस में एक दूसरे के विरोधी बन गए। तो पहला रीजन तो था दोस्तों कि व्यापार जो करने के लिए आए थे, तो व्यापारिक रूप से इनके बीच में क्या संघर्ष उत्पन्न हुआ। आइए 2 पॉइंट के माध्यम से इस प्रथम कर्नाटक युद्ध की कहानी को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, ठीक है ना, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता कि व्यापार के कारण कैसे एक दूसरे में रोष उत्पन्न हुआ। दूसरा हम देखेंगे कि 1740 के समय में जो यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उसका क्या प्रभाव हुआ। तो 1740 के यूरोपीय युद्ध का प्रभाव, है ना, यूरोप में ऑस्ट्रिया में एक उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ये कहानी मैं आपको समझाने वाला हूं, जरा समझिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, तो अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता इस युद्ध का पहला कारण थी, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे को व्यापार में हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाकर धनी होने का प्रयास कर रही थी। अब ये तो हम व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं कि जब एक ही क्षेत्र में 2 प्रतिद्वंदी आ जाएं, या कहें कि 2 ऐसे लोग आ जाएं जिनकी महत्वाकांक्षा एक जैसी हो, एक समान हो, तो संभव है कि दोनों में आपस में टकराव होगा, दोनों में संघर्ष होगा, है ना, दोनों आपस में लड़ेंगे। और जब वो दोनों आपस में लड़ेंगे तो जो जीता वही सिकंदर, अर्थात कि जो जीत जाएगा उसका प्रभाव वहां पर स्थापित हो जाएगा। और ये प्रभाव कोई आसानी से छोड़ने वाले तो थे नहीं, क्योंकि अब यूरोप से ये समुद्री मार्ग ढूंढ करके भारत तक पहुंचने का इतनी क्षमता रखते हैं, तो और व्यापार करते करते ये इसको राजनीति में जो है हस्तक्षेप करने का मौका इनको मिल रहा था, तो ये इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते हैं उस मौके को, है ना। तो इसी कारण से जब ये व्यापार करने के लिए आते हैं, तो इनके व्यापार करने से, अर्थात फ्रांसीसियों के व्यापार करने से अंग्रेजों को कहीं ना कहीं हानि हो रही थी, और अंग्रेजों के व्यापार से फ्रांसीसियों को कहीं ना कहीं हानि का सामना करना पड़ रहा था। तो अब दोनों का उद्देश्य यह बन चुका था कि एक दूसरे को, अर्थात ये दोनों आपस में प्रतिद्वंदी बन चुके थे व्यापार के क्षेत्र में, तो दोनों एक दूसरे को हानि पहुंचा करके और अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास कर रहे थे। और इसी अधिक लाभ कमाने के प्रयास के कारण जो हानि पहुंचाने की एक दूसरे की भावनाएं बन चुकी थी, वो भावना इनके बीच में द्वेष उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई, उस द्वेष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कहीं ना कहीं जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, उसका कारण ये व्यापारिक प्रतिद्वंदिता भी रहती है। क्लियर है। अगला प्रभाव देखें तो देखिए, एक ये रोष तो था ही, दोनों में आपस में टकराव तो था व्यापार के कारण, लेकिन उस टकराव को
उस टकराव को कहें कि चिंगारी को आग दिखाने का जो काम किया है ना, वो यूरोप के जो एक देश है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जिसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, है ना। तो ऑस्ट्रिया में उस समय एक उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, जहां पर उत्तराधिकार के लिए एक तरफ अंग्रेज उसके लिए दावा कर रहे थे, ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने का, और एक तरफ फ्रांसीसी उस पर दावा कर रहे थे। तो दोनों में आपस में वहां यूरोप में युद्ध चल रहा था। तो उस यूरोप में जो युद्ध चल रहा था दोनों में आपस में, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य में, तो उन दोनों का प्रभाव, उस यूरोप में चल रहे युद्ध का प्रभाव भारत में भी इन दोनों कंपनियों पर देखने को मिला, और इस कारण से दोनों कंपनियां आपस में एक दूसरे के सामने एक जो है प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आ चुकी थी, ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार, ऑस्ट्रियन या ऑस्ट्रिया याद रखिएगा, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था। कब? 1740 में हुआ था। इस युद्ध का प्रभाव भारत में स्थित अंग्रेज और फ्रांसीसियों पर भी हुआ। यूरोपीय अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने लगे, अतः भारत में वे एक दूसरे के विरुद्ध जो है हो चुके, और एक दूसरे के विरुद्ध उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। कुल मिलाकर के अब ये आपस में चाहते थे कि सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि इनका तो एक जो पारंपरिक रिलेशन होता है ना, पारंपरिक रिलेशन मतलब इनका जो मदरलैंड है, वहां का जो रिलेशन था, मतलब यूरोप का जो रिलेशन था ना, वो यूरोप के रिलेशन के जो भाव थे, वो भाव भारत में आकर के चमक रहे थे। अर्थात कि यूरोप की दुश्मनी अब ये भारत में निकालने लगे थे। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था, या उसकी जैसी स्थिति बन चुकी थी, क्योंकि 1740 का समय था जब वहां पर संघर्ष की स्थिति पनप चुकी थी, या एक तरह से कहें तो दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो चुका था। तो जब वहां पर लड़ेंगे ये, तो उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलेगा, है ना। और व्यापार को लेकर के तो पहले से ही एक दूसरे के शत्रु थे, और इस युद्ध ने तो एक हवा का काम किया, उस चिंगारी को हवा देने का काम किया, जिससे वो आग भड़क चुकी थी। तो दोनों में आपस में युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों में युद्ध होता है। अच्छा, इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, मतलब इसकी घटना क्या है, तो आइए एक एक करके इन घटनाओं को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे घटनाओं के अंतर्गत कि फ्रांसीसी जो सेनापति था, फ्रांस की ओर से जो सेनापति था कौन था? फ्रांस की ओर से कौन युद्ध लड़ रहा था? डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले। फ्रांसीसी सेनापति का नाम था डुप्ले। और वहीं अंग्रेजों का सेनापति कौन था या गवर्नर कौन था दोस्तों? तो वो था मोर्स। तो ये प्रथम युद्ध की घटना याद रखेंगे आप लोग। प्रथम युद्ध में फ्रांस की ओर से कौन लड़ रहा था? डुप्ले। और अंग्रेजों की ओर से कौन लड़ रहा था? मोर्स। क्लियर है? तो देखिए फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले की कूटनीतिक चाल, क्या कूटनीतिक चाल रही इसकी जरा समझिए। 1744 में भारत में फ्रांसीसी बस्ती पोंडिचेरी फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी, ठीक है। और इस फ्रांसीसी बस्ती पोंडिचेरी का जो गवर्नर था वो डुप्ले था। उसी प्रकार से एक बस्ती थी मद्रास जो कि अंग्रेजी बस्ती कहलाती थी, और इस अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर था मोर्स। क्लियर है यहां तक का, है ना। तो डुप्ले फ्रांसीसी जल शक्ति की निर्बलता, मतलब डुप्ले समझता था, डुप्ले कौन? फ्रांसीसी गवर्नर। वो अच्छे से जानता था कि अगर हम अंग्रेजों के समान सोचे तो अंग्रेजों जो हमारी जल शक्ति जो है वो अंग्रेजों से कहीं ज्यादा दयनीय है, मतलब शक्तिशाली नहीं है। अर्थात कि फ्रांसीसियों से अधिक शक्तिशाली जल शक्ति किसकी है? अंग्रेजों की है। तो इस कारण से डुप्ले ने एक कूटनीतिक चाल चलने का प्रयास किया। उसने अंग्रेजी गवर्नर मोर्स के सामने एक प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? उसने कहा कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों को भारत में तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए। क्या कहा डुप्ले ने? क्या कहा मोर्स से कि भाई एक काम करते हैं, दोनों बैठकर आपस में ये समझौता कर लेते हैं कि जो भी घटनाएं हो रही है भारत में, उसमें न तो हम रहेंगे और ना तुम रहोगे, अर्थात कि दोनों आपस में नहीं टकराएंगे, दोनों तटस्थ रहेंगे। अगर किसी कार्य में हमारा हस्तक्षेप है तो आप उससे दूर रहेंगे, और अगर किसी कार्य में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं तो हम उससे दूर रहेंगे। लेकिन मोर्स ये समझ पा रहा था, अंग्रेजी गवर्नर मोर्स ये समझ पा रहा था कि डुप्ले ऐसा क्यों बोल रहा है ना। और हालांकि संभवतः हो सकता था कि मोर्स डुप्ले की इन बातों को एक्सेप्ट भी कर लेता, लेकिन उसी के कुछ समय बाद ही जो मोर्स था अंग्रेजी गवर्नर, उसके पास सूचना आ चुकी थी कि यूरोप से, अर्थात कि इंग्लैंड से एक बड़ी जल शक्ति जो है मोर्स की सहायता के लिए भारत के लिए भेज दी गई है।
तो इस कारण से मोर्स समझ जाता है कि मुझे अब डुप्ले के साथ डुप्ले का प्रस्ताव स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, और वो कोई जवाब नहीं देता है, डुप्ले को कोई जवाब नहीं देता है। इससे जो फ्रांसीसी गवर्नर है डुप्ले, वो उदास होकर के वापस आ जाता है। लेकिन डुप्ले चुप बैठने वालों में से नहीं था, वो सीधा पहुंचता है, वो सीधा, देखिए आगे कहानी बताता हूं दोस्तों, वो सीधा पहुंचता है कर्नाटक के नवाब के पास। किसके पास? कर्नाटक के नवाब के पास। देखिए मद्रास और पौंडीचेरी जो दो बस्तियां थी, मद्रास अंग्रेजी बस्ती थी और पौंडीचेरी फ्रांसीसी बस्ती थी। तो ये एक कर्नाटक के बंदरगाह पर थे। तो डुप्ले ने क्या किया कि अंग्रेजों की ओर से निराश होने के कारण कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उससे जाकर के भेंट कर ली, उससे जाकर के निवेदन करा, उससे कहा कि अनवरुद्दीन को समझाया उसने कि इन कार्यों में हम भी तटस्थ रहने के लिए तैयार हैं, तो आप कहिए कि डुप्ले जो मोर्स है वो भी तटस्थ रहे, कि अंग्रेज भी तटस्थ रहे, है ना कोई पहल हमारी ओर से होगी, ना ही पहल उसकी ओर से होना चाहिए। इस प्रकार से कर्नाटक में शांति व्यवस्था बनी रह सकती है, लेकिन अगर वो हस्तक्षेप करेंगे तो फिर हमको भी करना पड़ेगा। तो ये बात जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, उनको अच्छे से समझ आ जाती है, और अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों को आदेश दिया कि वो शांत रहे, वो चुप रहे। तो अब बंगाल जो नवाब थे, है ना, कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, उसकी बात को अंग्रेज टाल नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उस समय अंग्रेज उनकी बात को टाल देते तो अंग्रेजों का वहां पर व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता, व्यापार नहीं कर पाते। इसलिए अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन के आदेश को स्वीकार कर लिया, अंग्रेजों के आदेश को नहीं टाला। तो इस प्रकार से डुप्ले ने एक चाल चलकर, एक कूटनीतिक चाल चल करके और अपनी सेना की और अपनी फ्रांसीसी बस्ती की रक्षा कर ली। और वो रक्षा उस समय की जब उसकी जल शक्ति बहुत कमजोर थी, बहुत दुर्बल थी। क्लियर है? तो पहली घटना तो इसकी ये हो जाती है, ठीक है ना, कि फ्रांसीसियों ने, या कहें कि फ्रांसीसी जो सेनापति था डुप्ले ने एक कूटनीतिक चाल के द्वारा अपनी सेना और अपनी बस्ती की रक्षा कर ली थी। अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। तो अगला पॉइंट है इसका, मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार। अब देखिए आगे की कहानी समझिए इसमें कि किस प्रकार से अब युद्ध को हवा मिल रही है ना, युद्ध को हवा मिल रही। देखिए इस युद्ध से हुआ क्या क्या था। जब प्रथम युद्ध हुआ तो प्रथम युद्ध के कारण मद्रास पर, जो कि अंग्रेजी बस्ती हुआ करती थी, उस पर फ्रांसीसियों का अधिकार। कब? 1746 में, 1746 में। मॉरिशस एक फ्रांसीसी बस्ती थी जिसका गवर्नर लाबूदने था। क्या नाम था उसका? लाबूदने, ठीक है ना। तो डुप्ले तथा लाबूदने ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया। समझिए यहां पर कहानी को अब कैसे कैसे ये मोड़ लेती है, जरा समझिए। तो यहां पर फ्रांसीसी एक मॉरिशस का गवर्नर कौन था दोस्तों? लाबूदने था, ये भी फ्रांसीसी था, है ना। ये बस ये कि ये मॉरिशस का गवर्नर था। क्लियर है? जैसे पौंडीचेरी का गवर्नर कौन था? तो वहां डुप्ले था। उसी प्रकार से मॉरिशस का गवर्नर कौन था? तो लाबूदने था। अब ये भी फ्रांसीसी था। तो डुप्ले ने सोचा कि क्यों ना लाबूदने को बुला करके और हम दोनों मिलकर के मद्रास पर आक्रमण करते, जिससे आसानी से हम मद्रास को जीत सकें। तो इस प्रकार से 1746 में उस पर अपना आधिपत्य जो है स्थापित कर लिया, है ना। डुप्ले और लाबूदने ने मद्रास पर आक्रमण करके, मद्रास क्या थी उस समय? अंग्रेजी बस्ती थी, उस पर आक्रमण किया और उसके अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है। अब डुप्ले और लाबूदने में मतभेद हो जाता है। कैसे मतभेद होता है भाई? मतभेद की कहानी यह है कि जिस मद्रास को इन दोनों ने मिलकर के जीता था, इस मद्रास को दोनों ने मिलकर के जीता था, अंग्रेजी बस्ती मद्रास को, तो यह डुप्ले चाहता था कि इस मद्रास पर हमारा कब्जा बना रहे। लेकिन जो लाबूदने था, जो मॉरिशस का गवर्नर था, उसकी इच्छा थी कि इस मद्रास से हम अंग्रेजों से फिरौती लेकर के, पैसा लेकर के और वापस मद्रास उनके हवाले कर दे। और वही लाबूदने ने यही कार्य किया। उसने अंग्रेजों से कुछ पैसा लिया। कितना लिया था? 4 लाख पौंड लिए थे। कितने लिए थे दोस्तों? 4 लाख पौंड रिश्वत के रूप में लिया और मद्रास वापस अंग्रेजों को वापस कर दिया। अब इस कारण से डुप्ले बहुत उदास हुआ, बहुत नाराज हुआ। लेकिन डुप्ले, फिर से कहा कि डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी था, डुप्ले हार मानने वालों में से नहीं था। इसी कारण से मद्रास से जैसे ही, मद्रास को लाबूदने जैसे ही अंग्रेजों के हवाले करके मद्रास से निकलता है, वैसे ही दूसरे रास्ते से आकर के और डुप्ले फिर से मद्रास पर जो है हमला कर देता है और मद्रास को फिर से अपने अधिकार में ले लेता है। क्लियर है? तो देखिए यहां अंग्रेजों ने 4 लाख पौंड देकर के लाबूदने से मद्रास लिया वापस, लेकिन पीछे से आया डुप्ले और डुप्ले ने फिर से उस पर अधिकार कर लिया।
तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों, लाबुदने और डुप्ले दोनों में फिर से मतभेद हो जाते हैं। क्लियर है। अब अंग्रेजों की बारी थी। अंग्रेजों द्वारा पौंडीचेरी पर अधिकार करने के प्रयत्न। अब अंग्रेज क्यों चुप बैठेंगे? अंग्रेजों ने भी सोचा कि जब ये फ्रांसीसी इतना संघर्ष कर रहे हैं और हमारे क्षेत्रों पर अर्थात कि मद्रास जैसे हमारे प्रांत पर अधिकार कर लिया, तो क्यों ना हम भी फ्रांसीसी जो प्रांत है या बस्तियां हैं उन पर अधिकार करने का प्रयास करें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में फ्रांसीसी पौंडीचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक उच्च बस्ती थी। कौन सी? फोर्ट सेंट डेविड। क्या था? फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार स्थापित नहीं कर सके। क्या ये फ्रांसीसियों ने प्रयास किया था? एक अंग्रेज, देखिए अंग्रेजों ने मद्रास पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन उसी के साथ में वो पौंडीचेरी के दक्षिण में एक अंग्रेजी बस्ती और थी जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड, उस पर भी अधिकार करना चाहते थे फ्रांसीसी, लेकिन वो उस पर अधिकार नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि जब इन्होंने उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया था उस समय इंग्लैंड से अंग्रेजों के लिए सहायता पहुंच चुकी थी और इसी कारण से डुप्ले उसमें जो है सफल नहीं हो पाया। और इसी से अंग्रेजों ने उत्साहित होकर, अब चूंकि अंग्रेजों के पास में अच्छी खासी अब एक सेना आ चुकी थी, सेना की टुकड़ी आ चुकी थी, तो अंग्रेजों ने उत्साहित होकर के अब फ्रांसीसी जो बस्ती थी, सबसे बड़ी बस्ती पौंडीचेरी, उसको घेरा डाल दिया। लेकिन अंग्रेज भी उसमें सफल नहीं हो पाए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा संघर्ष चलता रहा और अंतिम रूप से इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी दोस्तों? तो एक संधि के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग, हमेशा हर युद्ध की जो समाप्ति होती है ना, वो एक संधि के माध्यम से होती है। तो इसी प्रकार से जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, इसकी समाप्ति ओक्सला-शेपेल संधि के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? ओक्सला-शेपेल संधि के द्वारा जैसी संधि होती है, इसी के साथ में जो है दोनों में युद्ध समाप्त हो जाता है। कुछ समय के लिए युद्ध टल जाता है, ये मान लीजिए कुछ समय के लिए युद्ध टल जाता है। क्लियर है। तो ये चार घटनाएं इस प्रथम युद्ध के अंतर्गत हुई थी। इसके बाद दोस्तों बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की हम चर्चा करेंगे। दूसरे कर्नाटक युद्ध जो रहा था, तो देखिए यहां पर 1749 से 1749 में प्रारंभ होता है। 1749 में लगभग 1 साल के लिए युद्ध टला था। 1748 में समाप्त हुआ, संधि हुई थी ओक्सला-शेपेल की, और 49 से अगले साल से फिर से युद्ध की परिस्थितियां बनने लगी थी, युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। तो 1749 से 1754 तक ये युद्ध चलता रहता है। कितने साल दोस्तों? 5 साल ये युद्ध चलता है, दूसरा कर्नाटक का युद्ध। तो अब चूंकि लंबा टाइम चलता है तो इसके कारण भी लंबे रहे होंगे और घटनाएं भी लंबी रही होंगी। आइए एक एक करके समझते हैं। युद्ध के जो कारण रहे हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे की शक्ति नष्ट करना चाहते थे। कोई भी दो परस्पर विरोधी होंगे तो वो एक दूसरे की शक्ति को नष्ट करना चाहेंगे। सिंपल सी बात है, व्यवहारिक है ये, है ना, स्वाभाविक है। तो पहले जो कर्नाटक युद्ध था वो अचानक से बंद हो गया था, क्योंकि उसमें हमने एक प्रभाव देखा था ना कि जो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के जो युद्ध चल रहा था दोनों के बीच में, उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा था और उसी के कारण से वो युद्ध भी स्टार्ट हुआ था। लेकिन जैसे ही वहां पर युद्ध शांत हुआ, युद्ध को हवा लगी शांति की, जैसे ही वहां पर यूरोप में युद्ध शांत हुआ, वैसे ही भारत में भी वो युद्ध शांत हो गया। अचानक से एक संधि हो जाती है ओक्सला-शेपेल की और वो युद्ध समाप्त हो जाता है। तो अचानक युद्ध बंद होने के कारण जो सेनाएं थी लड़ने वाले, जो बहादुर थे, जो जाबाज बहादुर थे, वो बड़े उदास हो जाते हैं कि यार हम किसी परिणाम पर पहुंचे बिना ही इतना युद्ध हमने लड़ा, इतना नुकसान किया, लेकिन किसी परिणाम तक हम नहीं पहुंच पाए और अचानक से युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाती। इससे दोनों निराश थे। दोनों तरफ के पक्ष के जो योद्धा थे वो सब निराश थे। वो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि एक मौका हमें और मिलना चाहिए जिससे कि हम सामने वाले को सबक सिखा सकें और हम युद्ध को जीते। तो ये स्थिति 1749 में फिर से इनके सामने ये मौका ला करके खड़ा कर देती है। वो मौका क्या रहता है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। 2 जगह की कहानी है। एक कहानी है हैदराबाद की और दूसरी कहानी है कर्नाटक की। एक कहानी हैदराबाद की और दूसरी कहानी कर्नाटक की। और संभवतः ये लोग जिस प्रकार से राजनीतिक हस्तक्षेप करते थे भारत में, तो राजनीतिक हस्तक्षेप को आप क्या समझते, किस प्रकार करते होंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2 राजा है, भारतीय 2 राजा है जो आपस में एक दूसरे के विरोधी है। तो अंग्रेज क्या करते थे कि एक राजा को चुनते थे जो शक्तिशाली हो या निर्बल हो, कैसा भी एक राजा को चुनेंगे,
अपने अनुसार सोचकर एक रणनीति बना करके, और उस राजा को विश्वास दिलाएंगे कि हम आपकी ओर खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी ओर से सामने वाले राजा से लड़ेंगे, लेकिन जब हम आपको उस पर जिता देंगे तो राज्य आपका ही, लेकिन हमें क्या फायदा होगा वो बता दीजिए। तो उनके साथ ये एक संधि करते थे राजा के साथ में। तो राजा से को युद्ध जितवाने के बाद में ये जो है विभिन्न प्रकार की अपनी शर्तें उस राजा पर थोप दिया करते थे। अब जिस प्रकार से एक पक्ष का साथ राजा देते थे, अंग्रेज देते थे, तो दूसरे पक्ष का साथ फ्रांसीसी देते थे या कोई और अन्य देते थे। इस प्रकार से ये दोनों आपस में पीछे खड़े होकर के दोनों आपस में भारतीय राजाओं को लड़ाने का काम करते थे। क्लियर है? तो हैदराबाद और कर्नाटक की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की थी। क्या होता है, 1748 में 1748 में हैदराबाद के जो निजाम थे, उन निजाम की मृत्यु हो जाती है अचानक से, है ना। स्वास्थ्य खराब होने के कारण से अचानक से उनका देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद उनके जो पौत्र थे, कौन कौन थे, दो नाम याद रख लीजिए, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग जो उनके दो पुत्र थे, इन दोनों के बीच में अब ये होड़ शुरू हो जाती है कि अब निजाम कौन बनेगा, अब नवाब कौन बनेगा। मुजफ्फर जंग कहे कि मैं, और नासिर जंग कहे मैं। अब जो ये दोनों के बीच में उत्तराधिकार का जो संघर्ष उत्पन्न हुआ, कहां पर, हैदराबाद में, इस संघर्ष का फायदा दोनों कंपनियों ने उठाने का प्रयास किया, अंग्रेजों ने भी और फ्रांसीसियों ने भी। उसी प्रकार से एक तरफ मुजफ्फर जंग को जैसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया, नासिर जंग को जो है मान ले फ्रांसीसियों ने पकड़ लिया, तो दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। जैसे देखिए कर्नाटक की कहानी, जैसे इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखिए यहां पर मुजफ्फर जंग को किसने सपोर्ट किया था, फ्रांसीसियों ने सपोर्ट किया। मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसियों ने सपोर्ट किया, तो नासिर जंग को अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, है ना। मुजफ्फर जंग को बोला कि आप संघर्ष करें, हम आपके साथ है। किसने कहा, फ्रांसीसियों ने। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, एक पक्ष बच गया ना नासिर जंग, उसको हम सपोर्ट कर देते हैं। क्लियर है ना। यही स्थिति कर्नाटक में भी उत्पन्न हो चुकी थी। कैसे, कर्नाटक में भी कुछ इसी प्रकार का संघर्ष चल रहा था दो लोगों के बीच में। कौन कौन थे दोस्तों, उस समय के जो नवाब थे अनवरुद्दीन वो, और उसके अलावा चांदा साहब। चांदा साहब, ये चांदा साहब कौन थे दोस्तों, तो ये चांदा साहब थे पूर्व नवाब के दामाद, है ना। कर्नाटक के जो पूर्व नवाब थे उनके दामाद थे चांदा साहब। तो इन दोनों के बीच में कर्नाटक में भी संघर्ष चल रहा था। दोनों में से दोनों चाहते थे कि अनवरुद्दीन साहब तो पहले से ही नवाब थे, और चांदा साहब भी चाहते थे कि मैं नवाब बनूं, अनवरुद्दीन को हटा दिया जाए। दोनों में भी संघर्ष उत्पन्न हो गया। तो इसी प्रकार से फ्रांसीसियों ने जहां हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया, उसी प्रकार से कर्नाटक में उन्होंने चांदा साहब का साथ दिया फ्रांसीसियों ने। तो अंग्रेजों ने जो है अनवरुद्दीन को पकड़ लिया। क्लियर है। तो इस प्रकार से हैदराबाद और कर्नाटक की दोनों पार्टियां अलग अलग गुटों में बट जाती है। ठीक है। तो फ्रांसीसियों ने किसको सपोर्ट किया दोस्तों, चांदा साहब, है ना। कर्नाटक से चांदा साहब और हैदराबाद से मुजफ्फर जंग का। वहीं अंग्रेजों ने हैदराबाद से नासिर जंग का और कर्नाटक से अनवरुद्दीन का सपोर्ट किया। इस प्रकार से दोनों फिर से युद्ध भूमिका में उतर चुके और फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया, फिर से लड़ भिड़े। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आमने सामने जो थे ना, वो अंग्रेज नहीं थे, बल्कि भारतीय नवाब ही थे। भारतीय नवाब थे। मुजफ्फर जंग और चांदा साहब एक तरफ से लड़ रहे थे, दूसरी ओर से नासिर जंग और अनवरुद्दीन एक दूसरी तरफ से लड़ रहे थे। ये आपस में भिड़ चुके थे, लेकिन पीछे से इनको सपोर्ट करने वाले जो बैक सपोर्ट थे ना, वो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। अब अगर कहीं पर नुकसान होता तो दोनों नवाबों का होता, लेकिन अगर फायदा होता तो उसके भागीदार ये अंग्रेज और फ्रांसीसी जरूर होते, उसके भागीदार जरूर, फायदे के भागीदार जरूर होते, नुकसान के नहीं। यही इनकी रणनीतियां हुआ करती थी। चलिए दूसरे युद्ध की घटनाएं क्या क्या हुई थी। तो दूसरे युद्ध की घटनाओं की बात करें तो कुछ घटनाएं देखिए, कुछ घटनाएं फ्रांस की ओर झुकी तो कुछ घटनाएं जो है अंग्रेजों की ओर झुक जाती है। कैसे, चांदा साहब की विजय होती है किस प्रकार से, जरा देखिए। डुप्ले चांदा साहब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, है ना। तो इन दोनों से जैसे उन्होंने संधि की डुप्ले ने, अब डुप्ले का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि फ्रांसीसियों का सबसे कोई सफल और योग्य कोई अगर गवर्नर रहा है भारत में तो वो डुप्ले ही था, है ना। और डुप्ले की वापसी
जब फ्रांस की सरकार डुप्ले को वापस बुलाती है, उसी के साथ में फ्रांस का पतन प्रारंभ हो जाता है। वो सारी चर्चा आज के सेशन में हम करेंगे। आखिर तक में ये पूरा डुप्ले की पूरी कहानी समझ आ जाएगी, कितना योग्य था। तो देखिए, डुप्ले ने चांदा साहब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया और इनसे संधि करने के तुरंत बाद ही इन दोनों को अपने अपने अधिकार अर्थात कि सिंहासन दिलवाने के प्रयास में लग गया। मतलब बहुत मेहनती इंसान था ये डुप्ले। अब तीनों ने संगठित रूप से, तीनों कौन कौन, मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले, तीनों ने संगठित रूप से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। और इस अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा था? अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे। क्लियर है? तो 1749 को बेलोर के निकट अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को ये लोग मार देते हैं और उसके पुत्र मोहम्मद अली को ये भगा देते हैं। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 अगस्त 1749 को किसने हराया था इसको? अनवरुद्दीन को कब वध किसने किया था? तो डुप्ले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग ने। क्लियर है? वो वही अनवरुद्दीन को सपोर्ट कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। तो यहां पर ये तीनों एक संगठित आक्रमण करते हैं। संगठित आक्रमण के द्वारा अनवरुद्दीन को ये मार देते हैं और इससे इसका पुत्र जो है यहां से भाग जाता है। पुत्र का नाम क्या था? अनवरुद्दीन के पुत्र का नाम मोहम्मद अली। क्लियर यहां तक का? आगे बढ़ते हैं। अब हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव, अभी देखिए, अभी तक जो है इन फ्रांसीसियों की ही तूती बोल रही है, इन्हीं का प्रभाव चमक रहा है, जरा बड़ा जोर शोरों पर है। तो अब हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव अब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यार देखिए, अनवरुद्दीन मारा गया कर्नाटक का, लेकिन उस कर्नाटक में अनवरुद्दीन को मारने में किसका हाथ था? चांदा साहब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले का, है ना। तो डुप्ले का प्रभाव होने से, डुप्ले का सपोर्ट करने के कारण जैसे ही अनवरुद्दीन का वध होता है, वैसे ही फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ने लगता है ना। तो 1750 में नासिर जंग, कौन नासिर जंग दोस्तों? अंग्रेज जिसको सपोर्ट कर रहे थे, हैदराबाद के नवाब, याद रखेंगे आप लोग, है ना। हैदराबाद में दो लोगों के भी संघर्ष था, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। जब मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों की ओर मिल गया तो फिर नासिर जंग बचा था, वो अंग्रेजों उनके तरफ थे। ठीक है, तो 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कहां पर? कर्नाटक पर। तो नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। अब देखिए यहां पर कहानी पलट रही है ना। तो मुजफ्फर जंग को क्या करा? बंदी बना लिया। डुप्ले ने नासिर जंग के सैनिक अधिकारियों को लालच दे करके अपनी ओर मिला लिया था। नासिर जंग की हत्या कर दी गई। जरा समझिए, यहां पर नासिर जंग ने अपना पराक्रम दिखाया और कर्नाटक पर आक्रमण किया। कर्नाटक पर आक्रमण करने के साथ ही, एक सेकंड दोस्तों, ओके कंटिन्यू रखते हैं। नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। ठीक है, लेकिन डुप्ले एक बड़ा कूटनीतिक इंसान था। इसने क्या करा? डुप्ले आया और उसने नासिर जंग के सैनिक अधिकारियों को अपनी ओर मिला लिया, कुछ रिश्वत देकर, पैसा देकर के। और जैसे ही उसने उनको अपनी ओर मिलाया, वैसे ही नासिर जंग की उसने हत्या कर दी। उसको अरेस्ट नहीं करा, बल्कि नासिर जंग को मार दिया। ठीक है ना। तो मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया। किसको? मुजफ्फर जंग को। क्लियर है? मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का क्योंकि यही तो देख रहे थे कि हैदराबाद में दो लोगों के बीच में संघर्ष चल रहा था, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। अब जब नासिर जंग की मृत्यु हो चुकी थी तो अब हैदराबाद में संघर्ष के लिए कोई था ही नहीं, शेष कोई बचा ही नहीं था। इसी कारण से अब वहां पर मुजफ्फर जंग को वहां का नवाब बना दिया जाता है। किसके द्वारा बना दिया था दोस्तों? डुप्ले के द्वारा बना दिया जाता है। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर आसीन करने के उद्देश्य से, अब जरा कहानी को समझते चलिएगा। अब डुप्ले चाहता था कि मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का हमने घोषित तो कर दिया नवाब, है ना, तो उसको वहां पर सिंहासन दिया जाए, तो वो भी हमारे सामने दिया जाए। इसके लिए उसने क्या किया? अपने एक योग्य सेनापति बुस्से को एक सैनिक टुकड़ी के साथ में मुजफ्फर जंग को भेजा हैदराबाद कि आप जाइए और हैदराबाद का सिंहासन संभालिए, भेजा। लेकिन मुजफ्फर जंग की मार्ग में ही, अर्थात कि बीच रास्ते में ही हत्या कर दी जाती है। मुजफ्फर जंग को मार दिया जाता है। अब मुजफ्फर जंग तो मर ही चुका है। अब फ्रांसीसी जो बुस्से था, अब वो क्या करे?
तो उसने सोचा एक काम करते हैं, भाई किसी को तो वहां का नवाब बनाना पड़ेगा। दोनों पक्षों के बीच में, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में संघर्ष था, अब दोनों ही निपट चुके हैं, तो अब क्या करें। तो उसने सोचा, गुस्से ने, क्योंकि हमें प्रभाव तो फ्रांसीसियों का रखना है, तो उसने जो नासिर जंग को जो पहला मरा था, नासिर जंग का एक पुत्र था, उसको, माफ कीजिएगा, नासिर जंग के छोटे भाई को, है ना, नासिर जंग के छोटे भाई को जिसका नाम था सलावत जंग, क्या नाम था, सलावत जंग, इसको हैदराबाद के सिंहासन पर आसीन कर दिया। और सलावत जंग ने इस सहायता के लिए, सलावत जंग को जैसे ही बुस्से ने अर्थात कि फ्रांसीसियों ने जैसे ही वहां का नवाब बनाया, उसके लिए काफी अच्छी खासी रकम भी दी और कुछ प्रदेश भी उसने फ्रांसीसियों को भेंट कर दिए। इसी प्रकार से 1751 को संपूर्ण दक्षिण में फ्रांसीसियों का प्रभाव स्थापित हो चुका था। इस प्रकार से ये सेकंड जो रहा दोस्तों हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव, ये दोनों ही पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदा साहब की किस प्रकार विजय होती है, अब ये देखिए अभी तक चल रहा है फ्रांसीसियों का प्रभाव, है ना। अभी तक तो देखा हमने कि द्वितीय युद्ध में भी फ्रांसीसी ज्यादा प्रभावशील रहे हैं। अब बात करते हैं तृष्णापल्ली का घेरा। तृष्णापल्ली का घेरा, ध्यान से सुनते चलिएगा, पूरी कहानी अपने आप सेट हो जाएगी, याद रखना, पूरी कहानी अपने आप सेट हो जाएगी। देखिए तृष्णापल्ली का घेरा, तो इसी समय मद्रास में नया गवर्नर बनकर के सैंडर्स बनकर के आया। सैंडर्स आया कहां से, मद्रास में, मद्रास मतलब अंग्रेजी बस्ती का नया गवर्नर कौन आया, सैंडर्स आया, ठीक है ना, सैंडर्स आया। और ये सैंडर्स जो था ना, ये काफी योग्य और दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने जो है मोहम्मद अली को सहायता करने के उद्देश्य से रक्षा हेतु सेना भेज दी। अल्पकाल में ही संपूर्ण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र में बदल गया और तृष्णापल्ली का घेरा और भी लंबा हो गया। सैंडर्स ने क्या किया, तृष्णापल्ली को पूरे चारों तरफ से और अच्छे से घेर लिया। अब कहानी और आगे बढ़ती है, अर्काट तक आती है। अर्काट का घेरा कि क्लाइव जो था ना, क्लाइव अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव का उद्देश्य अनवरुद्दीन का ध्यान तृष्णापल्ली से हटाने का था। अनवरुद्दीन का ध्यान तृष्णापल्ली से हटाने का था, इसलिए क्लाइव 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों को लेकर के कर्नाटक की ओर चल पड़ा। अर्काट पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गया। चांदा साहब को जब इसका समाचार मिला तो उन्होंने अपने पुत्र रजा खां को जो है उसको रोकने के लिए भेजा, एक सेना टुकड़ी के साथ में। रजा खां ने क्लाइव को अच्छी खासी चुनौती दी और उसको लगभग रोक भी लिया, घेर करके रोक भी लिया। लेकिन जब युद्ध के अंतिम दौर में युद्ध लड़ते लड़ते जब रजा खां थक चुका था या उसके काफी गोला बारूद समाप्त होने लगे थे, हथियार खत्म होने लगे थे, सेना थकने लगी थी, उसी समय में क्लाइव ने एक चाल चली, जो अपनी एक सैनिक टुकड़ी उसने पीछे छुपा कर रखी हुई थी, उस सैनिक टुकड़ी को और आगे बुला लिया, है ना। देखिए इसी बीच अंग्रेजी सेना वहां पहुंच गई, एक और सेना पहुंच गई। रजा खां को इस पर विवश होकर के अपना घेरा उठाना पड़ा। अर्काट की विजय क्लाइव की अर्काट की विजय हो जाती है। इससे क्लाइव की ख्याति चारों तरफ फैल जाती है। इसके बाद अंग्रेजी सेना आगे बढ़ी और उन्होंने चांदा साहब और फ्रांसीसी कमांडर लो को 1751 में पराजित करके तृष्णापल्ली पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। तो इस प्रकार से तृष्णापल्ली और अर्काट का घेरा डाला किसी और ने, लेकिन सफल हुआ क्लाइव अर्थात कि अंग्रेज। क्लियर है। तो इससे पहले के 2 लाइनों में हमने देखा था कि फ्रांसीसियों का प्रभाव अच्छा खासा रहा था कर्नाटक हैदराबाद में, लेकिन यहां पर आकर के जैसे ही सैंडर्स और क्लाइव आया, उसने कहानी को पलट दिया, यहां पर अंग्रेजों को प्रभावशील बना दिया। डुप्ले की फ्रांस वापसी, इसी के साथ में अंग्रेजी जो कंपनी थी दोस्तों, अंग्रेजी कंपनी माफ कीजिएगा फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो फ्रांस के पूर्णतः अधिकार में थी, चूंकि सरकारी कंपनी थी तो सरकार के आदेशों पर ही वो काम करते थे, है ना। तो फ्रांसीसियों का बोलना था कि जब से डुप्ले गवर्नर बनकर के गया है तब से सिर्फ युद्ध ही लड़ रहा है ना, व्यापार पर कोई फोकस नहीं है। युद्ध लड़ने के कारण हमारा काफी नुकसान हो रहा है। इस कारण से डुप्ले को वापस बुलाने का प्रयास, मतलब वापस बुला ही लिया उसको डुप्ले को। और जबकि ये फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी गलती थी डुप्ले को वापस बुलाना। ऐसी परिस्थितियों में भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा, जो कठिन परिस्थिति थी उसमें भी डुप्ले ने साथ नहीं छोड़ा। उसने शीघ्र मराठा और मैसूर के शासक का समर्थन प्राप्त कर लिया था। तंजौर के शासकों को तटस्थ रहने का परामर्श दे दी। देखिए सभी राजाओं से फिर भी वो मिलता रहा, इतना हारने के बाद भी
ऐसी परिस्थितियां विपरीत होने के बाद भी उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और वो मराठों से और मैसूर के शासकों से सबसे वो मिल चुका था, है ना। जो शासक उनकी ओर हो गए उनको अपनी ओर किया, जो नहीं हुए उन्हें तटस्थ रहने का परामर्श दिया। 1753 ईस्वी में साल भर कभी अंग्रेज जीते तो कभी फ्रांसीसियों की जीत हुई। इधर फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाने का निर्णय कर लिया था, क्योंकि वह अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण डुप्ले की निरंतर युद्ध करने की जो नीति थी उससे फ्रांसीसी सरकार अब तंग आ चुकी थी। अतः डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस जाना पड़ा। उसका उत्तराधिकारी बनकर गोहेड़ू आया। मतलब ये कि डुप्ले के बाद में जो फ्रांसीसी गवर्नर आया था उसका नाम था गोहेड़ू। याद रखेंगे आप, नाम ही ऐसे है तो गोहेड़ू नहीं माफ करना है, नाम ही थोड़े ऐसे हैं निकल जाते हैं मुंह से। गोड़ेहू, है ना, गोड़ेहू, क्लियर है। हाँ, गोहेड़ू में कुछ ज्यादा विशेष अंतर तो नहीं है। तो इस प्रकार से गोड़ेहू ने आते ही अंग्रेजों से संधि वार्ता करना प्रारंभ कर दिया। मतलब कि डुप्ले सिर्फ युद्ध में विश्वास करता था, है ना, और जबकि जो अगला गवर्नर बनकर के आते हैं गोड़ेहू, उन्होंने संधि वार्ता करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से फिर अंतिम रूप से एक पौंडीचेरी की संधि होती। जैसे प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था ओक्स-ला-चैपेल संधि के माध्यम से, उसी प्रकार से पौंडीचेरी में एक संधि हो जाती है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के दोनों के बीच में। क्या होता है इस संधि में, जरा देख लेते हैं। 1755 में दोनों पक्षों में पौंडीचेरी की संधि हो गई, युद्ध समाप्त हो गया संधि के साथ ही। इस संधि के अनुसार अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों ही कंपनियों ने आश्वासन दिया कि वे भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों अपने काम से काम रखेंगे, दोनों ही भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे से जो राज्य जीते थे वो उनको वापस करने का वादा किया, अर्थात एक दूसरे को वापस किए। इस प्रकार से पौंडीचेरी की संधि भी किसी के भी पक्ष में नहीं हुई, अर्थात कि दोनों के पक्ष में हुई। क्लियर है। तो हम ये मान सकते हैं कि कर्नाटक का पहला और दूसरा युद्ध, दोनों ही युद्धों में लगभग फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों समान विजित रहे और समान रूप से वो हारे। दोनों की स्थिति समान बनी रही। यहां पर दोनों में से कोई भी हारने वालों में से नहीं थे, हारे नहीं थे अभी तक। मतलब कुल मिलाकर निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था। दोनों युद्धों में निर्णायक कोई सा भी युद्ध नहीं था। क्लियर है। तो दोस्तों अभी तक जो है, अब हम बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध की। लेकिन अब चूंकि जो है सेशन काफी लंबा हो चुका है, 40 मिनट प्लस हो चुके हैं, क्रॉस कर चुका है। इस कारण से इसका सेकंड पार्ट में अभी ही ले रहा हूं। लेकिन आपको जो है कुछ 1-2 घंटे के डिफरेंस में आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से उसके लिंक में छुड़वा दूंगा। डिस्क्रिप्शन ना, इसी वाले में डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ना आप, अगर आप लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं ना तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहां उसकी लिंक मिल जाएगी। इसके सेकंड पार्ट की उसको भी देख लीजिएगा, वो छोटा सा होने वाला। सेकंड पार्ट में हम तीसरे कर्नाटक युद्ध पर चर्चा करेंगे, वही कारण और घटनाओं पर, और अंतिम रूप से हम देखेंगे अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या थे। क्लियर है। तो मेरे दोस्तों मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।